ने रियासत की क्या फीचर्स होते हैं, आज जरा हम उससे आगे लेकर के आएंगे टॉपिक को। और हमने लास्ट टाइम नेशन स्टेट सिस्टम को भी पढ़ा था। आज जरा हम नेशनलिज्म को पढ़ेंगे। नेशनलिज्म किसको कहते हैं? आप डायरेक्ट करते रहिएगा, बीच में मैं आपसे पूछूंगा चीजों के बारे में। नेशनलिज्म, ये टॉपिक आगे भी चल के बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाता ही करेगा। देखिए जी, ये जो नेशनलिज्म है, ये बेसिकली जो है, ये दुनिया को डिवाइड करता है। ये दुनिया को डिवाइड करता है, किसमें? मुख्तलिफ कौमों में। और जिसकी बेसिस पर, और कौमों की डिफरेंसेस क्या है? कौमें जो अलग अलग हैं, वो है जी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर अलग है। और ये जो कौमें हैं, वो अपनी आइडेंटिटी की बेसिस पर अलग अलग हैं। और उनकी जो लॉयलिटी है, लोगों की, पब्लिक की लॉयलिटी जो है उन कौमों तक, पब्लिक की लॉयलिटी, पब्लिक कितनी लॉयल है अपनी कौमों तक, ये तमाम पर्सपेक्टिव जो है ना, ये कॉन्सेप्ट डिफाइंड करते हैं नेशनलिज्म को। तो जी, नेशनलिज्म को कैसे कंसीडर किया जाए? ये जो नेशनलिज्म है, कौम परस्ती जिसको कहते हैं, कौमियत जिसको कहते हैं दुनिया पर, ये नेशनलिज्म एक किस्म की आइडियोलॉजी है। एक किस्म की क्या है? नेशनलिज्म एक किस्म का आइडियोलॉजी है। और नेशनलिज्म एक किस्म की पॉलिटिक्स भी है। और नेशनलिज्म एक किस्म की सेंटीमेंट्स भी हैं, यानी इमोशंस भी हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या क्या है जी? आप कंट्रीब्यूट करते रहिएगा कासिम साहब। एक आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म एक पॉलिटिक्स है, और नेशनलिज्म जो है वो हमारी एक सेंटीमेंट्स है। अगर तो हम नेशनलिज्म को एज आइडियोलॉजी समझे, तो ये आइडियोलॉजी क्या है जी? ये आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है पॉलिटिकल दुनिया को देखने का। पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू है। आइडियोलॉजी क्या है? पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू। और अगर हम इसको एज अ जो है सेंटीमेंट समझे, तो ये सेंटीमेंट्स क्या है? लोगों के वो जज्बात, यानी जो एक कौम को सेपरेट आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करते हैं। लोगों के वो फैक्टर्स, वो इमोशंस, वो जज्बात जो एक कौम को एक रंग देते हैं, अलग ही जो है वो तफरीक करते हैं कौमों की। और अगर हम इसको एज अ पॉलिटिक्स समझें, तो नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिक्स जो है, वो एक मूवमेंट है, तहरीक है। और वही तहरीकें, बगावतें भी हमने देखी हैं, तहरीकें भी देखी हैं, जदोजहदें भी देखी हैं। और इसी की बेसिस पर, इन तहरीक की बेसिस पर ही नेशन स्टेट सिस्टम दुनिया के अंदर आज वजूद में आए हैं। तो जी, नेशनल स्टेट सिस्टम जो है कि वजूद में आने का पहला पर्सपेक्टिव भी जो है वो क्या है? वो ये मूवमेंट्स है। अगर हम आगे चलते हैं कि एक आइडियोलॉजी की एक जो है जिक्र करते हैं एक आइडियोलॉजी का, तो आइडियोलॉजी आपको पता है दो किस्म की हो सकती है। या तो आइडियोलॉजी सिविक हो सकती है, सिविक नेशनलिज्म, या तो इथनिक नेशनलिज्म हो सकता है। अगर हम सिविक नेशनलिज्म की बात करें, तो कोई रियासत की कोई वैल्यूज हो सकती हैं, कोई रियासत की कोई कस्टम्स हो सकते हैं, कोई रियासत के, उस रियासत के कोई कोर फंडामेंटल फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन हम इथनिक नेशनलिज्म की बात करें, तो ये कोई कॉमन ग्रुप के अपने वैल्यूज हो सकते हैं। कॉमन ग्रुप के, जैसे कि हम बात करते हैं कि पख्तूनिस्तान, तो अगर हम पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, तो पख्तून कौम की बात करते हैं, उनके स्टेट्स की बात करते हैं, उनके राइट्स की, उनके जो कोर फंडामेंटल वैल्यूज हैं। और जब हम तहरीक की इस जो है कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, तो एज अ रियासत भी देखते हैं ना, पॉलिटिक्स में भी देखते हैं। तो जी, पॉलिटिक्स में ये दो चीजों में आ जाती है। तो पॉलिटिक्स में क्या आता है? एक तो रियासत की खुद मुख्तियारी, स्टेट सवरेनिटी, मैंने कल बात कही थी।
और आपने इसको स्टेट सॉवरेनिटी को एमसीक्यूज में भी देखा कि उसने पूछा। देखिए जी, स्टेट सॉवरेनिटी क्या होती है आपको, स्टेट सॉवरेनिटी कहते हैं जो है प्रोमिनेंट सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू कंट्रोल इट्स सब्जेक्ट एंड इम्पोज इट्स डिसीजन एंड द स्टेट्स हैव एबिलिटी, यानी रियासत को फुल खुद मुख्तियारी हो कि अपनी पॉलिसीज खुद बनाए और अपनी बॉर्डर्स को खुद कंट्रोल करे और अपने बॉर्डर्स में रहने वाले जो उसके सब्जेक्ट हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनको अपने कोड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग रन करे। अगर हम ये दुनिया के अंदर जो भी तमाम नेशन स्टेट्स हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक्स जो है आपके पॉलिटिकल साइंस और जो आपके आईआर है उनके मिक्स हैं, तो मैं तरह टॉपिक्स मिक्स टॉपिक्स करवा रहा हूँ। तो ये जो नेशन स्टेट्स की दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हुई है, तो हम अगर एक रफ एस्टीमेट बनाए तो 1500 सेंचुरी के अंदर दुनिया के अंदर दो स्टेट्स होते थे। कितने स्टेट्स होते थे? 15 सेंचुरी के अंदर दो स्टेट्स होते थे। अगर हम बात करें, एक होता था इंग्लैंड और एक होता था फ्रांस। फिर हम देखें 1800 में, 18 सेंचुरी में, यहाँ छह रियासतें बन गई, छह रियासतें स्टेट्स बन गया। कौन कौन बना? बर्तानिया अलग हो गया, फ्रांस अलग हो गया, नीदरलैंड अलग हो गया, अमेरिका बन गया, स्पेन बन गया और पुर्तगाल बन गया। ठीक है, ये तहरीकें देखिए, दो रियासतें, फिर 18वीं सेंचुरी में छह रियासतें। फिर हम देखते हैं कि जी 19वीं सेंचुरी के अंदर, जब 19 सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर दुनिया के अंदर 30 रियासतें, 30 स्टेट्स। और फिर जब हम बात करते हैं, जब यूएन आपका बनता है 1945 के अंदर, तो दुनिया में 51 स्टेट्स रियासतें एग्जिस्ट करती हैं। और आज हम देखते हैं 1970 के अंदर तो दुनिया के अंदर 127 मुल्क बन चुके होते हैं, रियासतें बन चुकी होती हैं। और अगर हम 2006 के बाद की बात करें, तो आज यूएन के अंदर 193 मेंबर्स हैं यूएन के अंदर। तो देखिए, रियासतों की तहरीकें जो चली हैं, उन तहरीकों के पीछे तीन मेजर फैक्टर्स थे। वो फैक्टर्स क्या क्या थे? एक आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, और फिर क्या था? सेंटीमेंट्स, इमोशन, लोगों के जज्बात। तो इसी की बेसिस पर नेशन स्टेट्स जो है इन पावर में आई है। अब जरा अगर हम बात करें कि जी ये जो नेशनलिज्म का कॉन्टेक्स्ट है, वो कैसे, यानी हाउ नेशनलिज्म, ये सवाल आ चुका है, ये शेप करता है मॉडर्न स्टेट्स को और इंटरनेशनल सोसाइटी को। नेशनलिज्म जो है इसका रोल क्या प्ले करता है? देखिए जी, नंबर वन पे तो जी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, तो हम पहले नंबर पे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात करेंगे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जी गाल कदा से असा सभिनि खां पहिरियों पहिरियों एंग्लो फ्रेंच राइवलरी 1750 यानी 17वीं सेंचुरी के अंदर थी। इन जे अंदर दुनिया के अंदर तव्हां अगर ॾिसो, दुनिया के अंदर अगर आप देखें, तो दुनिया के अंदर तव्हां के वॾा पावर्स यानी जो मेजर पावर्स है, वो कौन कौन थे? उनमें आप देखें कि यूरोप के अंदर आपको डिफरेंट प्रॉक्सीज, यूरोप था, फ्रांस था और ब्रिटेन था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अदर प्रॉक्सीज लगाई। प्रॉक्सीज कहाँ पर इम्पोज की? उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज, आपको पता होगा, इंडिया के अंदर और यूरोप के अंदर, नॉर्थर्न अमेरिका को, नॉर्दर्न अमेरिका आज का अमेरिका, और उसके तमाम मैक्सिको, कनाडा रियासतों पर कंट्रोल किया। और फिर क्या होता है, ये दुनिया की तमाम जहां जहां पर बड़ी बड़ी कमोडिटीज होती थी, कौन सी? जैसे कि काटन का, जहां जहां काटन की तिजारत होती थी, काटन उगाया जाता था, टोबैको होता था, शुगर केन होती थी, इन्होंने वहां वहां उन एरियाज को, उन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा। और फिर क्या होता है, हमने देखा कि इन कौमों के खिलाफ जो है हमें 15वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के अंदर दुनिया के अंदर बगावतें नजर आती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे बड़ी नेपोलियन के टाइम में हुई, और जिसने फ्रांस के अंदर जो है वो एक तहरीक चलाई कि हम एक अलग कौम है। और फिर अमेरिका के अंदर, नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर अमेरिकन की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं, कि उन्होंने किस तरह 1776 में अपनी अगर एक अलग रियासत बनाई, ब्रिटेन से आज़ादी लेकर,
तो वो आजादी का तस्वर जो था वो भी नेशनलिज्म, कौमियत की बसत पे था। 18वीं सेंचुरी 1857 के अंदर आपको पता है बरसगीर हिंदुस्तान के अंदर मुगल बादशाह का दौर था, बहादुर शाह जफर। वहां भी एक बगावत की तहरीक चली और उस तहरीक ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो तहरीक नाकाम रही। लेकिन उस तहरीक का भी तस्वुर ये था कि हम एक अलग कौम है। फिर आपको नजर आता है कि ये तहरीकें आगे चलते हुए एक अलग ही रूप बहारती हैं जब हम पैक्स ब्रिटानिका की बात करते हैं, पैक्स ब्रिटानिका की। अब ये पैक्स ब्रिटानिका का जो पीरियड है ये है 1815 से 1914। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुनिया की बड़ी पावर्स हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें बरतानिया, एक तो यूरोप, और फिर अमेरिका की कुछ रियासतें हैं, और फिर बरतानिया। अब ये तीनों बड़ी पावर्स थी 18वीं सेंचुरी के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। लेकिन आपने देखा कि जैसे मैंने बात की थी कि जो लोग थे इनके खिलाफत बगावत करना स्टार्ट हो गए, और वो रेवोल्यूशन के टर्म्स में चेंज हो गई। यानी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स जो है इम्पोज हुए। यानी नेशनलिज्म ही एक वाहिद रोल है जो कि रियासतों की एग्जिस्टेंस, मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम्स की जो डेवलपमेंट है वो नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में होती रही है। फिर हम एक और दौर की बात करें कि जी जो हमारी कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट इम्पोज हुआ। यानी 1945 के बाद अगर हम देखें, जो डीकोलोनाइजेशन होती है, डीकोलोनाइजेशन कहाँ कहाँ होती है? एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर। तो ये और 1990s में जब आप सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया, इसकी भी डिकोलोनाइजेशन होती है। तो क्योंकि मैंने आपको एक टेबल शेयर की थी, ये टेबल आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए। 1945 में कितनी रियासतें हैं? 51 रियासतें हैं। 1970 में 127, और 2006 के बाद 193 रियासतें। तो नेशनलिज्म जब 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 नेशनल पॉलिटिक्स राइज में आई है, जहां जहां नेशनल सेंटिमेंट्स राइज हुए हैं, पब्लिक ने अपनी अपनी जो है अपने कल्चरल वैल्यूज और अपने अपने कोर सेंटिमेंट्स को इम्पोज किया है, तब तब एक नेशनलिज्म राइज में आया हुआ है। तो नेशनलिज्म ने क्या किया है रोल प्ले? नेशनलिज्म ने आज के दौर में मॉडर्न नेशन स्टेट की फाउंडेशन रखी है। कौन सी डोमेन के अंदर? आइडियोलॉजी के डोमेन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, और फिर लोगों के अपने इमोशंस यानी सेंटीमेंट्स। आपको ये सवाल समझ में आया है? अच्छा, मुझे एक और टॉपिक जो कि पॉलिटिकल साइंस और उसके अंदर मौजूद है, अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा शायद पॉलिटिकल साइंस में, मुझे ये बताइएगा कि नेशनल इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर है? नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के अंदर है? काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा। क्विक रेस्पॉन्स करें, क्या नेशनलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के अंदर है या नहीं? अच्छा, नहीं है, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है? आप आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है? ठीक है। ठीक है, फिर आईआर है तो फिर सही है, ठीक है। फिर हम एक और टॉपिक करते हैं जो मिक्स टॉपिक हो, आपके लिए भी हेल्पफुल हो, सबके लिए भी हेल्पफुल हो। अब आईआर के अंदर एक टॉपिक करते हैं, एक टॉपिक करते हैं जो इनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए और करंट में भी हेल्पफुल हो जाए। अच्छा, डिप्लोमेसी तो बिल्कुल होगा। अब डिप्लोमेसी का टॉपिक करते हैं। डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआर के अंदर भी और बाकी तमाम डोमेन के अंदर भी। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो स्टार्ट ही नहीं किया ना अभी हमने। फॉरेन पॉलिसी हमने करना है, हमने नेशनलिज्म को स्टार्ट किया।
डिप्लोमेसी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आईआर में भी है और ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी है, दोनों के अंदर बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कहते हैं। देखिए जी, डिप्लोमेसी एक ऐसा प्रोसेस है नेगोशिएशन का, नेगोशिएशन का, कम्युनिकेशन का, किसके बीच में, रियासतों के बीच एक प्रोसेस है। क्या है जी, बताइएगा ओपन करके माइक। फॉरेन पॉलिसी अभी नहीं पढ़ा है मैंने, पढ़ाऊंगा। आप अपना माइक ओपन करें और ये मुझे बता दे जाएं कि डिप्लोमेसी क्या है। डिप्लोमेसी, सर जब सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जी, जब दो कंट्रीज मिलके आपस में बातचीत करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं किसी किसी भी कंसर्न को लेके, तो उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है नेगोशिएशन का और कम्युनिकेशन का रियासतों के बीच में। क्यों? ताकि जो आपस में मसाइल है, जो कन्फ्लिक्ट्स है, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए। और फिर उन कन्फ्लिक्ट्स को सिर्फ रिजॉल्व नहीं किया जाए, बल्कि उन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए जो वार्स की तरफ जा रहे हैं। और उसके साथ साथ रियासतों के अपने, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी को इम्पोज किया जाए। डिप्लोमेसी क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये याद रखिएगा। डिप्लोमेसी एक जो है इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन पॉलिसी का। डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो जो है इस पर हमने सबसे ज्यादा जो डेफिनेशन हमें मिलती है वो हॉरेल्ड निकोलसन की डेफिनेशन है। और हॉरेल्ड निकोलसन कहता है कि डिप्लोमेसी जो है वो एक कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ आईआर बाय नेगोशिएशन। ठीक है, मेरी आवाज क्योंकि बैठी हुई है इसलिए जरा आपको दूसरी आवाज सुनाई दे रही है। अब डिप्लोमेसी का अगर हम आज के दौर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डिप्लोमेसी दो फ्रंट्स पर होती है। एक डिप्लोमेसी हमारी बायलैटरल होती है और दूसरी मल्टीलेटरल होती है। अगर हम बायलैटरल की बात करें तो ये फॉर एग्जाम्पल यूएस और पाकिस्तान के बीच में कोई डिप्लोमेसी हो रही होगी, किसी एग्रीमेंट, दो कौमों के बीच में, दो नेशंस के बीच में हो रही होगी। अगर मल्टीलेटरल की बात करें तो इसमें दो से ज्यादा रियासतें मौजूद होंगी, या फिर यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिसके यूएन या फिर ईयू या फिर सार्क या एससीओ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो रही होगी जिसमें दो से ज्यादा रियासतें इन्वॉल्व होंगी। तो अब जरा आगे चलते हैं, डिप्लोमेसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब डिप्लोमेसी के कुछ मेन टास्क हैं। मेजर टास्क तो ये है कि डिटरमिन किया जाए कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है रियासतों की। किसी रियासत का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी रियासत के पास पावर कितना अवेलेबल है, और वो उस पावर को कैसे इम्पोज किया जाता है डिप्लोमेसी से। यानी आप समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल ये एक मुल्क है अमेरिका, और मैं चाहता हूँ अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और अमेरिका के पास क्या पावर है। तो डिप्लोमेसी सबसे पहले इसलिए की जाती है किसी मुल्क की पावर को और किसी मुल्क के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। नंबर टू पे इसका मकसद ये होता है कि ये डिप्लोमेसी जो है ना मस्ट असेस कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कितने कॉम्पिटेबल है, कंपैटिबल कितने हैं हमारे साथ, ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कितने कंपैटिबल हैं। यानी हम अगर इन ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने चाहते हैं तो इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, अगर तो किसी भी एक टास्क के अंदर फेल्यूर होता है, किसी भी एक टास्क के अंदर फेल्यूर होता है तो पूरा प्रोसेस अफेक्ट होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस अफेक्ट होगा। तो इन शॉर्ट मैं बता दूं कि चार ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहले तो जी आइडेंटिफाई करें, फिर असेस करें, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद असेस करें, उसके बाद फिर कंपैटिबिलिटी को चेक करें, वो इंटरेस्ट जो है कितने कंपैटिबल है।
और उसके बाद आप किस तरह एम्प्लॉय करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अच्छा, इसके देखिए चार चीजें होती हैं इसके अंदर। पे पहले पे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, डिप्लोमेसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन। फिर दूसरे पर नेगोशिएशन, रिपोर्टिंग, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये डिप्लोमेसी के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो है ना एक किस्म की इमेज को मेंटेन करें। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि डिप्लोमेसी कैसे होती है। पहले तो होता है हम कहते हैं मीडिएशन। डिप्लोमेसी के टूल्स कौन से हैं? मीडिएशन। मीडिएशन ऐसा होता है कैसे हम एक मसला लेते हैं, जैसे कि ये एक कश्मीर का मसला है। अब जी कश्मीर पर हम दो पार्टी है, एक पार्टी इंडिया है और एक पार्टी पाकिस्तान है। अब यहाँ पर कोई तीसरी पार्टी आ जाती है, तीसरी पार्टी का नाम है जी अमेरिका। अब अमेरिका ये बात कहती है कि किसी में आकर जो है ना आप दोनों के बीच में जो मसला है कश्मीर को लेकर, इस मसले को रिजॉल्व करवाने में हेल्प प्रोवाइड करूंगा। हेल्प प्रोवाइड करूंगा कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए। ठीक है, यानी उसने उसमें मुदाखलत की, क्या कहा कि मैं आप दोनों के बीच में सलाह कराऊंगा और फिर मेरा कोई काम नहीं होगा। यानी एक सलाहकारी का कॉन्सेप्ट दूंगा, आप बैठेंगे, टेबल टॉक्स करेंगे और फिर कॉमन इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर वन पे तो ये हो गया कि मेडिएशन हो। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भाई हम आपको मानते ही नहीं है। फिर होता है गुड ऑफिसेस फॉर एग्जाम्पल, चाइना कहता है छोड़ो आप जो है मेडिएशन नहीं करते, आप आओ मेरे साथ। चाइना पाकिस्तान को ले आता है और कहता है चलो भाई मैं आपका अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर एक मीटिंग करवा लेता हूँ। और उस मीटिंग को स्टार्ट करते हुए इंडिया भी आ जाता है और फिर चाइना का रोल खत्म हो जाता है। यानी गुड ऑफिस का रोल प्ले होता है जब दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टी के बीच में बड़ी हिस्ट्री हो और वो मसाइल रिजोल्व ना हो रहे हो, तो फिर हम थर्ड पार्टी क्या करती है? न्यूट्रल ग्राउंड। देखिएगा, न्यूट्रल ग्राउंड, जब भी न्यूट्रल ग्राउंड का इस्तेमाल होगा तो वो गुड ऑफिसेज होंगी और वो तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिसेज होंगी। उसके बाद फिर होता है कंसिलिएशन। अब जब दो पार्टीज एक जाहिर कर रही है कि हमें ताल्लुकात को रिजॉल्व करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल देखें ये फैसला आ गया है कश्मीर का पाकिस्तान के हक में। अब इंडिया कह रहा है कि मैं आपके डिसीजन को फेवर नहीं करता। तो जी कंसिलिएशन ये होता है जब भी when two or more conciliating parties wishes to negotiate dispute resolution। लेकिन वो चाहती है कि अब फाइनल कंट्रोल मेंटेन करना है, कंट्रोल इस पर कि ये जो कंट्रोल है कश्मीर पर पाकिस्तान का ही रहे। तो वो क्या करेगी? वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगी, नेगोशिएशन के बाद अपनी एक ओपिनियन और सजेशन इम्पोज की जाएगी और फिर एक न्यूट्रल डिसीजन के तहत में हेल्प होगी। उसके बाद होता है जी आर्बिट्रेशन। अगर तो मसला जो है वो नेगोशिएशन से, मेडिएशन से या कॉन्सिलिएशन से नहीं रिजॉल्व होता, तो फिर क्या होगा? ये जुडिशियल फॉर्म्स को यूज करेंगी। यानी आईसीजे के पास जा सकती है, पीसीआईजे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के पास जा सकते हैं। अगर तो जेनोसाइड का है तो फिर आईसीसी को, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, आईसीआरसी की तरफ जा सकते हैं। अगर डेवलपमेंट का है तो आईसीआरडी जो है इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये मल्टीपल जुडिशियल जो है ना प्लेटफॉर्म्स, यानी पार्टी जहां पर डिसीजन, देखिए जहां पर भी डिसीजन बाइंडिंग होगा, जहां पर भी बाइंडिंग होगा वहां पे आर्बिट्रेशन होती है। अगर डिसीजन पीसफुल, देखिए दो चार चीजें थी, एक था पीसफुल, पीसफुल जुडिशियल, और फिर कोअर्सिव डिप्लोमेसी। अगर तो मसला
हमने देखा पीसफुल में क्या था, नेगोशिएशन, मेडिएशन, इनसे रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि चलें जी कॉन्सिलेशन की तरफ आ जाए, आप चले आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाएं, जुडिशियल मीन्स को इस्तेमाल करें। अब ये दोनों मेथड्स फेल हो चुके हैं, ये दोनों मेथड्स फेल हो चुके हैं। फिर तीसरा मेथड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं कोअर्सिव डिप्लोमेसी। यानी कोअर्सिव के अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आता है यूज ऑफ फोर्स, फोर्स का इस्तेमाल आप करें। लेकिन यूज ऑफ फोर्स के अंदर भी दो चीजें हैं। अब आपको मैं बता दूं, अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल कहता है कि जी, यूएन कहता है कि यूज ऑफ फोर्स तभी अप्लाई होगा जब उसको यूएन अथोराइज करेगी। जो भी इस पर सवाल आ चुका है बहुत बार, मैं आपको करवाऊंगा वो सवाल 2-4 दिन में, कि वो ये है कि जी अगर तो यूएन किसी प्लेटफॉर्म पर ऑथोराइज नहीं करती यूज ऑफ फोर्स को, तो आप क्या वो जो डिसीजन आपने लिया है इम्पोज, वो ठीक होगा? यहाँ पर यूज ऑफ फोर्स का कॉन्टेक्स्ट आता है जस्ट वार के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये जस्ट वार ये है कि आपको वार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जस्टिफाई करना है। और आईसीसी, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कहता है कि वार ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई तभी हो सकते हैं या तो कोई यहाँ पे जेनोसाइड हो रही हो, यहाँ पे तो जेनोसाइड हो रही हो कंप्लीटली, या तो मास किलिंग हो रही हो। और दूसरा, ये जो जस्ट वार का डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि जस्ट वार तभी एलिजिबल है जब रियासत फील करे, थ्रेट फील करो। और ये जो थ्रेट है वो एक्टिव थ्रेट होना चाहिए, ना कि जस्ट वो एक पैसिव थ्रेट होता है। अब पैसिव थ्रेट और एक्टिव थ्रेट का मतलब ये है कि एक दो बंदे हैं, एक फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक करने का सोच रही है, उससे पहले ही साउथ कोरिया ने अटैक कर दिया नॉर्थ कोरिया पर। तो अब अभी प्लानिंग हो रही थी थ्रेड की, अटैक की, अभी उन्होंने कंप्लीट डिसीजन लॉन्च नहीं किया था। तो यहाँ पर आपने थ्रेड कंप्लीट रियल नहीं था इससे पहले। इसराइल फलस्तीन का प्रॉब्लम तो रजिस्टर नहीं है यूएन में, क्यों नहीं है रजिस्टर? यूएन की पूरी बहुत सारी रेजोल्यूशंस मौजूद है वहां पर। देखिए, इसराइल फलस्तीन का आपको पता है इनकी रेजोल्यूशंस मौजूद है, यूएन की अपनी एक डिसीजंस है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है ना यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स, यहाँ पर यूएन ने क्लियरली इसराइल के डिसीजंस को, आप अगर रिसेंट स्टेट्स में देखें जो इसराइल के अटैक्स हैं, उनको क्लियरली यूएन ने बैन किया हुआ है कि वो यूज ऑफ फोर्स है, वो वायलेशन है। आप अगर स्टेटमेंट ऑफिशियल देखें, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि दो चीजें हैं इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट रहा हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है हार्ड लॉ और एक होता है सॉफ्ट लॉ। आपको ये जरा आईआर के अंदर भी ये बड़ा हेल्पफुल होता है। हार्ड लॉ जो होता है वो इम्पोज होता है, और ये कंट्री टू कंट्री होता है, यानी कंट्री का नेशनल लॉ, एक रियासत का अपना जो लॉ है वो हार्ड लॉ। ये जो यूएन है, या ये जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या ये जो इंटरनेशनल डीलिंग्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, अब ये जो हार्ड लॉ है ये होता है बाइंडिंग। अब ये जो सॉफ्ट लॉ है ना, फॉर एग्जाम्पल यूएन का कोई, यूएन हो गया, ईयू हो गया, सार्क हो गया, एससीओ हो गया, ओआईसी हो गया, ये तमाम जो है वो आती है इसके डोमेन के अंदर, सॉफ्ट लॉ के अंदर। और सॉफ्ट लॉ जो है वो होता है नॉन बाइंडिंग, यानी जस्ट सजेशन तो दे सकता है, यानी ये सिर्फ सजेस्ट तो कर सकता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ना करने पर कोई सजा नहीं है। सजा सिर्फ वहीं पर है जहां पर स्टेट इन्वॉल्व होंगी, स्टेट टू स्टेट पार्टीज होंगी, और फिर भी स्टेट पर फोकस्ड है कि वो दो चार चीजें होती है। ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है, आईसीजे कोर्ट ऑफ जो है जस्टिस हो गई, और ये सारी जो भी है ये सिर्फ
नॉन बाइंडिंग डिसीजन दे सके, ये डिसीजन नॉन बाइंडिंग है जब तक दूसरी पार्टी उसको फुली ग्रांट नहीं कर सकती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंटली, क्योंकि टॉपिक से हम दूसरा ही और चले जाएंगे, एक मिसाल आपको देता हूँ कि रिसेंटली अभी आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, आपको पता होगा कि आप, और जब वार क्राइम्स स्टार्ट हुए थे रशिया के और यूक्रेन के डोमेन के अंदर, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि एक, आपको पता हो कि ब्रिक्स का एक जो है इवेंट होने वाला था उस साल, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो प्यूटिन उसको अटेंड करने जा रहे थे, तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि प्यूटिन को किडनैप करके, यानी प्यूटिन को आप अरेस्ट करें, प्यूटिन को अरेस्ट करें ना, इसको अरेस्ट करें आप वार क्राइम्स के अंदर। अब क्योंकि रशिया जो है वो आईसीसी का पार्ट ही नहीं है, रशिया आईसीसी का अथॉरिटेरियन पार्ट ही नहीं है, तो फिर पार्टी भी नहीं है रशिया। और उसके अलावा आईसीसी की जो जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो चार चीजें आती है। आईसीजे की जो भी जुरिस्डिक्शन है या आईसीसी की जुरिस्डिक्शन है, वो स्टेट्यूअरी इन नेचर है। स्टेट्यूअरी इन नेचर का मतलब होता है कि वो की बाइंडिंग नहीं है। उसके ऊपर 2023 में भी सवाल आ चुका है सीएसएस के अंदर कि ये जो आईसीजे की स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो नॉन बाइंडिंग है, कॉन्सिलिएटरी इन नेचर है, इनको परमानेंट किस तरह बनाया जाए। तो जब, क्योंकि आईसीसी के पास इतने इख्तियार नहीं थे, तो इसलिए प्यूटिन में को रशिया में कोई अरेस्ट नहीं किया गया। हालांकि प्यूटिन जो है वो नहीं गए थे प्यूटिन, क्योंकि देखें, प्यूटिन इसलिए नहीं गए थे, दो चीजें थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आरएसए में वो इन्वॉल्व करते किसको, वो इन्वॉल्व करते इंटरपोल को। और इंटरपोल टू सम एक्सटेंट कुछ टाइम के लिए प्यूटिन को अरेस्ट कर सकती थी, और इंटरपोल के पास राइट थे। यानी आईसीसी, देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसको रिक्वेस्ट की, इंटरपोल को रिक्वेस्ट की, और इंटरपोल उसको अरेस्ट कर सकती थी साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन आईसीसी डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं भेज सकती थी, इंटरपोल को डायरेक्ट रशिया नहीं भेज सकती थी। तो पुतिन ने ये कंसीडर किया कि अगर टाइम बिंग भी मैं अरेस्ट होता हूँ फॉर सेकंड्स भी, तो ये मेरी कंट्री की डिग्निटी के खिलाफ, दैट्स इट केस। तो ये एक बड़ा नैरेटिव है, इस पर बड़ी डिबेट है, मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताऊंगा। ये इंटरनेशनल लॉ का जब हम टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर दो चीजें हैं कि इंटरनेशनल लॉ की जो डॉक्ट्राइन्स हैं, उसकी जो डोमेन्स हैं, कि क्या ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ है, या ये जो है एक जस्ट एक जो है वो लॉ है। इस पर बड़ी डिबेट है। हम जरा वापस आ रहे थे, डिप्लोमेसी की कुछ काइंड्स भी हैं, आपको पता हो कि एक काइंड को हम डॉलर डिप्लोमेसी कहते हैं। अब ये जो डॉलर डिप्लोमेसी, आपको पता होगा, दो क्लास सुबह को इंशाल्लाह हम जुमे के दिन रखेंगे इंशाल्लाह, जुमे के दिन इंशाल्लाह दोपहर में रखेंगे। डॉलर डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो डॉलर डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट पता है आपको, जो ये आप आईएमएफ हो गई, ये जो वर्ल्ड बैंक हो गई, ये जो यूएस हो गई, ये आपको जब फंड्स प्रोवाइड करती है, कोई एड्स प्रोवाइड करती है, फिर आपसे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ना कोई जरिया देती है। तो डिप्लोमेसी एक तो जो है आपकी एज अ टूल हो सकता है, टूल यूज हो सकता है, और जो है जो इकोनॉमिक रिच स्टेट्स हैं, कि वो वीकर स्टेट के लिए ना अपने इकोनॉमिक मीन्स को यूटिलाइज करें और फिर उनको इम्पोज करें। फिर दूसरी डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी होती है जिसको हम गन बोट डिप्लोमेसी कहते हैं। अब गन बोट डिप्लोमेसी का कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि जो है ना, यूज करें, जैसे मैंने कहा था कि यूज और थ्रेट ऑफ लिमिटेड नेवल फोर्स, यानी आप कुछ हद तक फोर्स को इस्तेमाल करें, यानी ताकि आपके ऑब्जेक्टिव दूसरा स्टेट की आप फियर फील करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेवल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको देखा है, कभी कभी एक इवेंट आपको होता है, मैं आपको एक इवेंट की एग्जांपल देता हूँ। अब जब 1971 का कॉन्सेप्ट, जब ये वार चल रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया की, बांग्लादेश क्योंकि बना था 1971 में,
तो आपको पता है कि यूएस ने अपनी नेवल फ्लीट्स भेजी थी पाकिस्तान के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, पाकिस्तान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए थे, उसको हम कहते हैं गन बोट डिप्लोमेसी। तो कि ये नेवल फ्लीट कभी आ नहीं सकी थी, बट उन्होंने कोशिश की थी कि हम भेजेंगे। ठीक है, ये मिसाल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद होता है पब्लिक डिप्लोमेसी, यानी आप कन्वे करें इंफॉर्मेशन को और सेल करें पॉजिटिव इमेज को, रियासत का एक पॉजिटिव इमेज, लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस को बेटर करें, जिसके हम कहते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज इवेंट्स होते हैं। उसके बाद होता है आपका एक और डिप्लोमेसी का टाइप होता है, जिसको हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहते हैं, कि किसी भी टाइम हम आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कभी कभी जो है वो न्यूक्लियर पे बात छिड़ जाती है। तो कभी भी हम जो है न्यूक्लियर प्रिवेंट करते हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए, ताकि जो है एटमी ताकतें, एटमी हथियार ज्यादा ना हो सके, इस पर हम सीबीएम्स ही डिसाइड करते हैं। फिर एक और डिप्लोमेसी का टाइप है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जैसे मैंने कहा कि हमें कोई एड दे देता है, कोई फंडिंग दे देता है, तो ये भी डिप्लोमेसी की एक ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम इस पर इंशाल्लाह और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल फिर जो है जी इसको कंटिन्यू करेंगे।